नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए हिंदी की एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस वीडियो में। ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। तरल अवस्था में होता है तो यहाँ पर उचित संज्ञा शब्द कौन सा आ जाएगा? सुंदरी, वह, कुछ या फिर पारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कि पारा तरल अवस्था में होता है। अगला, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? देवलोक, क्षितिज, ब्रह्मांड या दिनकर। तो स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से हो जाएगा देवलोक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। स्वर्ग के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो इनमें सूर्यलोक जो कि स्वर्ग का ही पर्यायवाची है, देवलोक ये भी स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द है, बैकुंठ और परम धाम ये सभी स्वर्ग के पर्यायवाची शब्द हैं, ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से जो कभी बूढ़ा ना हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो कभी बूढ़ा ना हो इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द हो जाएगा अजर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जिसका जन्म नहीं होता है उसे अजन्मा कहा जाएगा, यानी कि जिसका जन्म नहीं होता उसे अजन्मा। जो कभी ना मरे उसके लिए अमर हो जाएगा शब्द, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला, घोड़े बेचकर उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। सोना, घूमना, खाना या रहना। तो इसका सही जवाब है घोड़े बेचकर सोना, ये मुहावरा पूरा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका अर्थ होता है बेफिक्र होना, यानी कि घोड़े बेचकर सोना इस मुहावरे का अर्थ है बेफिक्र होना। अगला, वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते अपितु प्रतिभा से युक्त होते हैं। साधारण के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण करें। सामान्य, कठोर, विलक्षण या फिर बड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलक्षण, कि वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते अपितु विलक्षण प्रतिभा से युक्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, दादा दादी का सबके जीवन में पूजनीय स्थान होता है। उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? दादा दादी पूजनीय सबके जीवन में होता है, तो पूजनीय ये गलत है, पूजनीय होता है ना कि पूजनीय होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अचिंत्य, अद्वितीय, अनिर्वचनीय या अप्रमेय। तो जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अप्रमेय। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जो चिंतन करने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनचिंत्य, ठीक है। जो वचन या वाणी के द्वारा कहा ना गया हो, कहा ना जा सकता हो, इसके लिए हो जाएगा अनिर्वचनीय। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके इसके लिए अनचिंत्य हो जाएगा, अप्रमेय हो जाएगा। डी राइट ऑप्शन है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम शब्द त्रुटिपूर्ण है? तुम तो बहुत व्यस्त हो, उसने अपने मालिक को काम से निकाल दिया, हमारे से अब यह सब नहीं होता, आप लोग बहुत बड़े हैं। तो इनमें सर्वनाम शब्द त्रुटि जो कि ऑप्शन नंबर सी में है कि हमारे से अब यह सब नहीं होता, ठीक है। हमारे से इस स्थान पर यहाँ पर हमसे होगा, हमारे से हमसे होगा कि हमसे अब यह सब नहीं होता, ना कि हमारे से होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, जिसमें शक्ति ना हो वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? अशक्त, सख्त, अशाक्य या अशोक। तो जिसमें शक्ति ना हो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अशक्त। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, जो स्त्री प्रिय बोलती हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो स्त्री प्रिय बोलती हो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रियवंदा। ऑप्शन नंबर प्रियवदा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और कोमल अंगों वाली इसके लिए हो जाएगा कोमलांगी।
और जो कानों को प्रिय लगे इसके लिए हो जाएगा कर्णप्रिय, ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सोहन क्योंकि मोहन जाते हैं, परंतु, और, साथ या तथापि। तो इनमें सही प्रयोग होगा और, सोहन और मोहन जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। आकाश पाताल एक करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? आकाश में उड़ना, घमंड करना, बहुत मेहनत करना या किसी का नुकसान करना। तो आकाश पाताल एक करना, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बहुत मेहनत करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, नीचे दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अध्यापक ने आपकी अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन करके देख लिया है। तो इसमें आपको अशुद्ध भाग का चयन करना है। तो अध्यापक ने आपकी अभ्यास पुस्तिका का लिया है या अवलोकन करके देख लिया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अवलोकन करके देख लिया इस भाग में अशुद्ध है। ठीक है, शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि अध्यापक ने आपकी अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन कर लिया। ठीक है, ना अवलोकन करके देख लिया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, राहुल का बेटा नित्य उन्नति की ओर अग्रसर है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द निम्न में से क्या हो जाएगा? तो उन्नति का यहाँ पर विलोम शब्द पूछा गया है, अवनत, पदोन्नत, अननत या औन्नत। तो उन्नति का विलोम शब्द हो जाएगा अवनत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो चंचला, दामिनी और तड़ित ये सभी बिजली शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन तटिनी ये बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, ये नदी का पर्यायवाची शब्द है, बाकी सभी चंचला, दामिनी और तड़ित ये सभी बिजली शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? 2, 6, 3 या 4। तो दोहा छंद में 4 चरण होते हैं और यह एक अर्धसमात्रिक छंद होता है। इसके पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 4। अगला, भाषा शब्द में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। रस, अलंकार, गुण या छंद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अलंकार। ठीक है, इसका अर्थ होता है सजाने वाला। अगला, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया था? सन 1987-88, 1989-90, 1991-92 या 1993-94। तो त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान पुरस्कार जो कि प्रदान किया गया था सन 1989-90 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस सम्मान में 5 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। अगला, नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? भाव विलास, ललित ललाम, रसमंजरी या छत्रसाल दशक। तो नंददास की रचना इनमें से है रसमंजरी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें कि भाव विलास के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं देव, और ललित ललाम के लेखक हैं मतिराम, और छत्रसाल दशक के लेखक हैं भूषण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? शिवजी और शिवेश भाई बहन हैं, हेमा, गुनगुन, माया सहेलियां हैं, रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, मैं घूमने जा रही हूँ। तो इनमें योजक चिन्ह का सही प्रयोग भाई बहन में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला हो। तो कृपण का इनमें से सही वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा? तो कृपण का सही वर्ण विच्छेद हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आधी का, री, आधा पा, आ, आधीड़ा और आ, तो ये हो जाएगा कृपण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, स का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, दंत या मूर्धा।
दोस्तों हर एक एग्जाम में उच्चारण स्थान जरूर एक क्वेश्चन बन सकता है वर्णमाला टॉपिक से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। तो सा का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिन वर्णों का उच्चारण जीभ तथा तालु के स्पर्श से होता है उन्हें तालव्य कहा जाता है। ठीक है, जैसे ई, बड़ी ई, चा वर्ग के सभी वर्ण, या और सा, गोल वाली सा, इन सभी का उच्चारण स्थान जो कि चा यानी कि तालव्य से होता है। ठीक है, अगला, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? तो चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल और नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, ये सभी रचनाएं जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा रचित हैं, लेकिन अंधा युग इनकी रचना नहीं है। ठीक है, अंधा युग जो कि धर्मवीर भारती जी की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कि बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रवरदाई की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, नीचे दिए गए गद्यांश के बाद प्रश्न 25 से लेकर 29 तक दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनना है। तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक जो भी गद्यांश दिया हो पेपर में उसको अच्छे से पढ़ना है और अपने दिमाग में रखना है कि पारखी डॉक्टर बोगल ने यूं ही चंबा को अचंबा नहीं कह डाला था और इसमें सैलानी भी इस नगरी में यूं ही नहीं खिंचे चले आते। चंबा की वादियों में ऐसा कोई सम्मोहन जरूर है जो सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है और वे बार बार यहाँ दस्तक देने चले आते हैं। जहाँ मंदिर में उठती स्वर लहरियाँ परिवेश को आध्यात्मिक बनाती हैं, वहीं रावी नदी की मस्त रवानगी और पहाड़ों से आते शीतल हवा के झोंके से सैलानियों को ताजगी का एहसास कराते हैं। चंबा का इतिहास, कला, धर्म और पर्यटन का मनोहरी मेल है और चंबा के लोग अलमस्त फक्कड़ तबीयत के हैं। चंबा की पहाड़ियों को ज्यों-ज्यों हम पार करते हैं, आश्चर्यों के कई वर्ग सामने खुलते चले जाते हैं। प्रकृति अपने दिव्य सौंदर्य की झलक दिखलाती है। चंबा के सौंदर्य को आत्मसात करने के बाद ही डॉक्टर बोगल ने इसे अचंबा कहा होगा। चंबा का यह सौभाग्य रहा कि उसे एक से एक बड़ा कलाप्रिय, धार्मिक और जनसेवक राजा मिला है। इन राजाओं के काल में न सिर्फ यहाँ की लोक कलाएँ फली फूली, अपितु इनकी ख्याति चंबा की सीमाओं को पार करके पूरे भारत में भी फैली। इन कलाप्रिय नरेशों में राजश्री सिंह 1884, राजा राम सिंह 1873 व राजा भूरी सिंह 1904 के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। वस्तुकला हो या भित्ति चित्रकला, मूर्तिकला हो या काष्ठकला, जितना प्रोत्साहन इन्हें चंबा में मिला शायद ही अन्यत्र कहीं मिला हो। चंबा की कलम शैली ने खास अपनी पहचान बनाई है। किसी घाटी की ऊंचाई पर खड़े होकर देखें तो समूचा चंबा शहर भी किसी अनूठी कलाकृति जैसा ही लगता है। तब नीचे इसके अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है गद्यांश से संबंधित कि चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है? तो ये मन को हरने वाला है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंबा किस लिए कहा है? वहाँ से आने के बाद, वहाँ के सौंदर्य को आत्मसात करने के बाद, किसी से सुनने के बाद या देखने के बाद? तो डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंबा कहा है वहाँ के सौंदर्य को आत्मसात करने के बाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला, चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? राजा के कारण, प्रजा के कारण, स्थिति के कारण या परिस्थिति के कारण? तो यहाँ पर गद्यांश में राजाओं की बात हुई है, तो इसलिए चंबा को सौभाग्यशाली जो कि राजाओं के कारण कहा गया है। ए इसका सही जवाब है। अगला, चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई है? सिलाई, खेती, कलम शैली या फिर बागवानी? तो इसका सही जवाब है कलम शैली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। ख्यात, मंत्रमुग्ध, उल्लेखनीय या सैलानियों? तो वशीकृत का समानार्थी शब्द हो जाएगा मंत्रमुग्ध, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद
क्या हो जाएगा? तो गीतांजलि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा गीत प्लस अंजलि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला, सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या फिर दीर्घ संधि? तो सूर्योदय में गुण संधि है। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सूर्य प्लस उदय, तो इसमें हो जाएगा गुण संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु, 7 सागरों का समूह, 7 ग्रहों का समूह, 7 पहाड़ों का समूह या 7 नदियों का समूह? तो सप्त सिंधु जो कि हो जाएगा 7 नदियों का समूह। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला, रसोई घर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास? तो रसोई घर में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, ये रसोई घर का समास विग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। अगला, 2 चट्टानें पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन हैं? मुक्तिबोध, नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन या केदारनाथ अग्रवाल? तो 2 चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि जो कि हैं हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इनको 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि 2 चट्टानों के लिए दिया गया था। अगला, साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है अगर कोई साधारण वाक्य होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव, तत्सम, देशज या फिर विदेशी शब्द? तो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द अर्थात संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और संस्कृत भाषा के शब्दों से विकसित अथवा उत्पन्न शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ग्राम, अश्रु, सूर्य या फिर माथा? तो इनमें से माथा जो कि तद्भव शब्द हो जाएगा। ग्राम तत्सम है, उसके बाद अश्रु ये भी तत्सम है, सूर्य ये भी तत्सम है और मस्तक ये भी तत्सम है। अगर इनके तद्भव बात करें तो ग्राम का तद्भव हो जाएगा गांव, अश्रु का तद्भव हो जाएगा आंसू, सूर्य का तद्भव हो जाएगा सूरज और मस्तक का तद्भव हो जाएगा माथा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।